हेलो बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में एम्ब्रियोलॉजी के संबंध में। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आया वो क्या आया? जायगोट के फॉर्म में आया, और इसी जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा। ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है कि प्लांट्स, स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में टू टाइप ऑफ कैटेगरी होती है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो यहाँ पर हम दोनों टाइप के एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो के अबाउट स्टडी करेंगे। पहले तो हम लोग डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को समझेंगे, उसके बाद फिर मोनोकॉट प्लांट के एम्ब्रियो के बारे में समझेंगे। देखिए, वैसे तो क्या होता है कि मोनोकॉट प्लांट हो चाहे डाइकॉट प्लांट हो, इनिशियल डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है? सिमिलर होता है। अब जो भी चेंजेस आते हैं वो लास्ट की स्टेजेस में आ जाते हैं। तो जायगोट से एम्ब्रियो तक के बनने का जो सफ़र है, ठीक है ना, वो सेल डिवीज़न से स्टार्ट होता है। तो जायगोट सबसे पहले जब डिवीज़न करेगा तो कैसा डिवीज़न करेगा? ट्रांसवर्स डिवीज़न करेगा। अगर आप इस पेज को ध्यान से देखो तो जायगोट के जस्ट आफ्टर का जो इमेज दिख रहा है, जिसमें टू टाइप ऑफ सेल्स दिखाई गई हैं, ऊपर की तरफ टर्मिनल सेल और नीचे की तरफ बेसल सेल, ठीक है ना। तो जायगोट ने ट्रांसवर्स डिवीज़न किया और टू सेल्स मेक कर दी, जिसमें एक तो टर्मिनल सेल है और जो सेकंड है वो बेसल सेल है। जो बनी हुई जो सेल्स हैं, जिसमें से एक को टर्मिनल सेल बोला है, उसको एम्ब्रियो सेल भी बोलते हैं। वहीं पे जो दूसरी बेसल सेल है उसको सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं। तो एम्ब्रियो सेल का वर्क होगा एम्ब्रियो डेवलप करना, और जो सस्पेंसर सेल होगी उसका वर्क होगा एक लॉन्ग सस्पेंसर मेक करना, ठीक है ना, जो क्या करेगा? एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जायगोट ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, टू सेल मेक करेगा, टर्मिनल सेल जिसे एम्ब्रियो सेल बोलते हैं, सेकेंड बेसल सेल जिसे सस्पेंसर सेल बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो सस्पेंसर सेल होगी वो ट्रांसवर्स डिवीज़न करके 6 to 10 सेल्स मेक करेगी, और ये जो 6 to 10 सेल्स का जो स्ट्रक्चर बन गया वो एक लॉन्ग सस्पेंसर बन गया, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब इस लॉन्ग सस्पेंसर की जो टर्मिनल सेल होगी वो कैसे हो जाएगी? स्वलन हो जाएगी, ठीक है ना। स्वलन होने पर अब वो जो सेल है उसको बोल देंगे हास्टोरियम। अब ये हास्टोरियम क्या करता है? एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्या होगा? जो एम्ब्रियो सेल होगी उसमें पहले तो वर्टिकल डिविजन्स होंगे, जिसकी वजह से 4 सेल मेक हो जाती है। इसके बाद फिर ट्रांसफर डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से 8 सेल्स मेक हो जाती हैं। ऑक्टेट मेक हो जाता है, ठीक है। उस ऑक्टेट में जो सेल्स होती हैं वो कैसी? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। तो ये जो ऑक्टेट है उसे प्री एम्ब्रियो बोला जाएगा। तो ये प्री एम्ब्रियो ग्लोबुलर शेप का होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, यही ग्लोबुलर प्री एम्ब्रियो अब एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर ले लेता है मैच्योरिटी के स्टेज में। तो बच्चों, आप इस पेज में देख रहे होंगे एम्ब्रियो पहले कैसा था? ग्लोबुलर था। धीरे धीरे ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, और फाइनली मेच्योर होने पर ये एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बाइलोब स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो लास्ट के इमेज में अगर आप ध्यान से आप देख रहे होंगे कि 2 लोब जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिस पर नेमिंग क्या कर रखी है? कॉटलेडॉन, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे डाइकॉट प्लांट्स में जायगोट से डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। जो नीट एग्जाम में हो सकता है कि डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टेजेस पे क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखेंगे। अब इस पेज को आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है उसमें स्टेजेस लिखी हुई हैं, ठीक है। जायगोट, प्री एम्ब्रियो, वो प्री एम्ब्रियो जो होता है ग्लोबुलर शेप का होता है, लेकिन मैच्योरिटी पे फिर कैसा हो जाता है? हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इमेज की बात करें, प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करें, तो इस पेज में जो आपको डाइकॉट एम्ब्रियो का इमेज दिख रहा है, जो अपनी एनसीईआरटी में बना हुआ है, अक्सर इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो आपसे मुझे ये कहना है, डाइकॉट एम्ब्रियो की जो नेमिंग दे रखी है तो उस नेमिंग पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि इस इमेज की नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस
प्री मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। अब बात करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की। डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, सेकेंड होता है 2 कोटिलेडॉन्स। अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एबव वाला जो पार्ट है उसको एपिकोटिल बोलते हैं। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया है। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जो एबव पार्ट होगा उसको बोलेंगे एपिकोटिल। ठीक है, एपिकोटिल टर्मिनेट्स विद द प्लेम्यूल, और यही प्लेम्यूल इन फ्यूचर में स्टेम मेक करता है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर पार्ट की। ठीक है ना, तो जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हाइपोकोटिल बोलते हैं। जो टर्मिनेट होता है रेडिकल रूट टिप, ठीक है, जो इन फ्यूचर में रूट मेक करेगा। तो आप इस पेज में लिखे हुए कंटेंट को या अपनी एनसीईआरटी में लिखे हुए कंटेंट को ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, इन एपिकोटिल और हाइपोकोटिल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर से एक बार समझिए, एपिकोटिल जो एम्ब्रियो एक्सिस का पार्ट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होता है, वो प्लेम्यूल से रिलेटेड होता है और ये प्लेम्यूल इन फ्यूचर में स्टेम मेक करता है। वहीं पे एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो हाइपोकोटिल पार्ट होता है वो रेडिकल से रिलेटेड होता है। इन फ्यूचर में ये रेडिकल रूट में चेंज होता है। बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो के संबंध में। फर्स्ट, मोनोकॉट एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रास फैमिली में मिलता है। सेकंड, इसमें कॉटिलेडॉन सिंगल मिलता है। थर्ड, कॉटिलेडॉन का जो शेप होता है वो शील्ड लाइक होता है, जिसे स्यूटिलम बोलते हैं। और कॉटिलेडॉन की जो पोजीशन है एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में होती है। अब बच्चों बात करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के संबंध में। तो होता ये है, अगर आप इस पेज के इमेज को ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो बताया ये गया है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो लोअर पार्ट होगा, जहाँ पर रेडिकल और रूट कैप पाए जाते हैं, तो उसके अराउंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की एक शीथ होती है। ठीक है ना, उस शीथ को बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। तो इस कोलियोराइजा से रिलेटेड क्वेश्चन प्री मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब वहीं पे अगर बात करें एम्ब्रियोनल एक्सिस के एबव वाले पोर्शन की, तो एपिकोटिल के पास शूट एपेक्स होता है और लीफ प्रिमोर्डिया होते हैं। तो दोनों के दोनों इनक्लोज होते हैं एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है ना, अब उस स्ट्रक्चर को बोलते क्या है? कोलियोप्टाइल। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पेज में इमेज दिया है, साथ में जो लाइंस लिखी हुई हैं वहाँ पर 2 वर्ड्स बोल्ड करके लिखे हुए हैं, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। तो कोलियोराइजा की जो कवरिंग है वो रूट कैप और रेडिकल के अराउंड होती है, वहीं पे जो कोलियोप्टाइल की कवरिंग होती है वो शूट एपेक्स और लीफ प्रिमोर्डिया के अराउंड होती है। तो अब बात करते हैं हम लोग शीड्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें जानी कि जब जायगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाए और जो एंडोस्पर्म मदर सेल थी एंडोस्पर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा, उस ओव्यूल के अंदर और भी चेंजेस आने वाले होंगे। इंटेगुमेंट्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और शीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ओव्यूल में एम्ब्रियो बन गया, एंडोस्पर्म मेक हो गया और इंटेगुमेंट शीड कोट बना गए, तो एक फाइनल स्ट्रक्चर मेक हो जाता है जिसे शीड बोलते हैं। अब ये जो शीड्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं और ये रीज़न क्या होता है? एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ये 2 टाइप्स होते हैं। तो बच्चों अब आप कैसे जानोगे कि 2 टाइप्स कौन से वाले होंगे? तो जो फर्स्ट होगा उसे बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, या उसी को बोलेंगे नॉन एल्बुमिनस शीड। तो अगर शीड में एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब हो जाए, क्या हो जाए? एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए? एम्ब्रियो के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए, तो क्या उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा ना। तो इस प्रकार ऐसा जो सीड होगा उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल याद रखना है
कि नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्बुमिनस सीड कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ब्रॉड बीन, सेकंड पी एंड थर्ड ग्राउंड नट। तो देयर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। फर्स्ट ब्रॉड बीन, सेकंड पी एंड थर्ड ग्राउंड नट। अब नेक्स्ट है एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। तो कैसे जानेंगे कि सीड एंडोस्पर्मिक होगा या एल्बुमिनस सीड होगा। तो अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है ना, तो सीड में एंडोस्पर्म की प्रेजेंस जरूर होगी। ऐसा जो सीड है उसे बोलेंगे एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड बोलेंगे। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, मेज है, वीट है, बार्ले है, कास्टर है, सनफ्लावर है, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, फर्स्ट मेज, सेकंड वीट, थर्ड बार्ले, फोर्थ कास्टर एंड फाइनली फिफ्थ सनफ्लावर। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। इस पेज में ब्रॉड बीन और मेज के सीड को दिखाया गया है। तो मेज के सीड में येलो कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि एंडोस्पर्म जो मेज के केस में होगा, अपनी एनसीईआरटी में इमेज को देखेंगे, इस पेज में जो इमेज है थोड़ा सा अलग है। तो मेज के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का इमेज अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वहाँ पर आप नेमिंग को ध्यान से फॉलो कर लेंगे। तो 2 टाइप के एंडोस्पर्म मेज के केस में मिलते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्ची एंडोस्पर्म, जो आप इसी पेज में दिए गए एंडोस्पर्म से समझ जाएंगे। येलो कलर का जो एरिया मेज में दिख रहा है, जिसको नेम दिखाया गया एंडोस्पर्म से, तो वो होता है स्टार्ची एंडोस्पर्म। और इसी स्टार्ची एंडोस्पर्म के अराउंड एक एंडोस्पर्म और होता है जिसे प्रोटीनेसिस एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीनेसिस एंडोस्पर्म है, ठीक है, इस प्रोटीनेसिस एंडोस्पर्म को अपनी एनसीईआरटी में जो इमेज दिखाया गया है वहाँ पर नेमिंग दे रखी है एलेरॉन लेयर। क्या नेमिंग दे रखी है, एलेरॉन लेयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि एलेरॉन जो लेयर होता है वो किस टाइप ऑफ सीड में मिलता है। हम ये जानेंगे कि उस ओव्यूल के अंदर रेमिनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो हम लोगों ने जो भी बातें अभी तक सीखी, ठीक है ना, तो ओव्यूल में न्यूसिलस का क्या होगा, न्यूसिलस भी प्रेजेंट होता है। तो वैसे होता क्या है, न्यूसिलस का जो रेमिनेंट है वो पेरिस्पर्म कहलाता है। अब ये पेरिस्पर्म जो बेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा वो किन प्लांट्स में होगा, फर्स्ट ब्लैक पेपर के केस में और सेकंड बीट के केस में। अब हम लोग ये जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद और भी कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इन फ्यूचर में डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। तो जैसा कि आप इस पेज से समझ पा रहे होंगे, इंटेगुमेंट सीड कोट में, माइक्रोपाइल सीड पोर में, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, वॉल ऑफ द ओवरी पेरिकार्प में चेंज हो जाती है। बच्चों इस पेज में लिखे हुए कंटेंट को जरूर याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट एंड इट्स टाइप्स। तो फ्रूट्स तो आप समझ गए होंगे कि ओवरी की जो वॉल होती है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाएगी और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार एक फ्रूट मेक हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि फ्रूट्स के बेसिकली कितने टाइप होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फर्स्ट ट्रू फ्रूट, सेकेंड फॉल्स फ्रूट एंड थर्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। फिर से एक बार सुनेंगे, फ्रूट्स 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ट्रू फ्रूट्स होते हैं, सेकेंड फॉल्स फ्रूट होते हैं, थर्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं। अगर फ्रूट्स का डेवलपमेंट ओवरी से ही होता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, अगर फ्रूट्स का डेवलपमेंट ओवरी से ही होता है तो सच काइंड ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। अब मैं आपको बताऊंगा फॉल्स फ्रूट के बारे में। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से ना होके किसी डिफरेंट पार्ट से हो जाए, जैसे फ्लोरल पार्ट
थैलेमस, ठीक है ना। अब अगर एग्जाम्पल की बात करो तो कौन कौन से फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो अपनी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन्हीं को आप फॉलो कर लेंगे। फर्स्ट एप्पल, सेकंड स्ट्रॉबेरी एंड थर्ड कैश्यू नट। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू नट। अब मैं आपको थर्ड फ्रूट के टाइप्स के बारे में बताऊंगा जिसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो अगर फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए, फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए, देन सच काइंड ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बनाना है, सीडलेस ग्रेप्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट कैसे मेक हो जाएगा? तो हम लोगों ने 11th क्लास में प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन का चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने इस टर्म को भी फॉलो किया था। क्या टर्म था? पार्थेनोकार्पी, ठीक है ना। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट किसी ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से हो रहा हो तो हम लोग याद रखेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन का एप्लीकेशन किया जाए तो इंड्यूस हो जाती है पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। तो बच्चों, पॉली एम्ब्रियोनी का मीन होता है कि अगर सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाए। तो बच्चों, सीड में पॉली एम्ब्रियोनी की जो पोजीशन है उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती होंगी, या उसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह दें कि एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो कैसे बन जाते हैं। तो हो सकता है कि जायगोट ही मोर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाए और मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाए, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है एंटीपोडल्स का फर्टिलाइजेशन हो जाए, या मे बी इंटेगुमेंट की सेल्स या फिर न्यूक्लियस के सेल्स से एम्ब्रियो बन जाए, या फिर उस ओव्यूल के विद इन मल्टीपल एम्ब्रियो की ही पोजीशन हो। तो इस वजह से पॉली एम्ब्रियोनी एक सीड के विद इन ऑब्जर्वेशन में आती है। वैसे तो पॉली एम्ब्रियोनी का जो केस है ऑब्जर्वेशन में आया था वो सिट्रस फैमिली में आया था। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। मैंगो की बात करें तो उसमें पॉली एम्ब्रियोनी मिलेगी, साइट्रस के केस में भी पॉली एम्ब्रियोनी मिलेगी। अब हम एंजियोस्पर्म प्लांट की लाइफ साइकिल का रिव्यू लेते हैं। तो इस पेज में अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट इमेज जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है फ्लावर, फ्लावर में डिफरेंट सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब अगर पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे चला गया होगा तो पॉलिनेशन हो गया होगा, और फिर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया होगा। तो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो ड्राई अप होके गिर गए होंगे, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई होगी, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो गया होगा, और इस प्रकार इसी सीड से जर्मिनेट होने पर फिर से नया प्लांट बन गया होगा। तो लास्ट में बच्चों मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। फीडबैक देना ना भूलें जिससे आपको नई नई स्लाइड्स अपडेट होकर के मिलती रहें।